एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फेंग अपनी बेटी को अपने पेरेंट्स से मिलवा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कोई आकर कहता है कि मैंने सुना है कि अभी अभी यहाँ पर कोई स्टार पावर का यूज किया है। वो आवाज़ सुनकर सभी लोग उसी दिशा में देखने लगते हैं। देखने पर पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मास्टर फेंग हे होता है और उसी का यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पोजीशन होता है। वो आकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर फेंग को देखकर कहने लगा होता है, तो क्या तुम्हारे नाम फेंग हाउ है? क्या तुम सच में एम्परर के ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिए हो? फेंग कहता है हाँ, कुछ टाइम पहले मैं उसे एक्टिवेट कर लिया हूँ। ये सुनकर मास्टर हे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि एंसेस्टर ने किंग हे वेलो को ब्लेस्ड कर दिया है, इसलिए एम्परर का ब्लड लाइन फिर से अपीयर हो गया है। इसके बाद इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थर्ड एल्डर फेंग को एक दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं और वहाँ का वो वाला बिल्डिंग सभी बिल्डिंग से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। वो देखकर फेंग उनसे पूछते हैं कि यह जगह सबसे अलग क्यों है और आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? थर्ड एल्डर उससे कहते हैं कि ये जगह फेंग फैमिली का मीटिंग हॉल है, मेरे साथ अंदर चलो तुम्हें पता चल जाएगा। इसलिए फेंग जैसे उसमें एंटर करता है बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाता है। ये देखकर फेंग थोड़ा सा चौंक जाता है कि आखिर थर्ड एल्डर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर उनका पर्पस क्या होगा। ये बोलकर फेंग जैसे ही आगे देखते हैं तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है। वो बंदा अपना पावर का यूज करने लगा होता है जिससे फेंग पर काफ़ी ज़्यादा सप्रेशन होने लगता है। वो देखकर फेंग समझ जाता है कि वो सामने वाला बंदा जो खड़ा है वो उसका पोटेंशियल को चेक करने की कोशिश कर रहा है। ये समझने के बाद फेंग अपना पावर का यूज करके खुद को संभालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका पावर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा होता है जिससे फेंग खुद को संभाल नहीं पा रहा होता है। लेकिन तभी उसे झांतियन का बोला हुआ एक बात याद आता है। वो याद करके वो उसी टेक्निक का यूज करने लगता है। फेंग उस टेक्निक का यूज करके अपना काफ़ी ज़्यादा ताकत का यूज करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और अपना पूरा ताकत का यूज करके उस पर हमला कर देता है। लेकिन वो बंदा और कोई नहीं बल्कि फेंग फैमिली का पेस्टियज होता है और वो फेंग के अटैक को काफ़ी आसानी से न्यूलिफाई कर देता है और कहता है कि तुमने तो मुझे सच में सरप्राइज कर दिया है। ये बोलकर वो उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। वो सब जानकर फेंग उसे ग्रीट करता है। फेंग झांतियन उससे कहता है कि तुम्हारा पावर सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, आखिर वो किस तरह का टेक्निक था। फेंग उसे बता देता है कि वो झांतियन का किलिंग इंटेंट है। वो जानकर फेंग झांतियन थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम झांतियन का इनहेरिटेंस को ऑब्टेन कर लोगे, चलो अब मुझे किलिंग कोड स्वॉर्ड दिखाओ। इसलिए फेंग अपना स्वॉर्ड को फिर से निकालकर उसे दिखा देता है। वो देखकर झांतियन कहता है कि सच में वही स्वॉर्ड है। ये बोलकर वो फेंग से कहता है कि तुम इस स्वॉर्ड को ले सकते हो, लेकिन अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें इस स्वॉर्ड को फेंग मैनर में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हम फिर से पुरानी वाली गलती को दोबारा दोहरा नहीं सकते हैं। फेंग उससे कहता है कि मेरा अभी का कल्टीवेशन बेस के आधार पर मैं इसका पूरा पावर का यूज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस स्वॉर्ड को अपने पास रख लीजिए। ये सुनकर पेट्रियस कहते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बोलकर वो उसे एक जेट देते हुए कहते हैं कि अब से तुम फेंग फैमिली का कोर डिसाइपल हो, इसका यूज करके तुम एम्परर यून रिलम में आसानी से आ जा सकते हो। फेंग वो लेकर वापस थर्ड एल्डर के पास चला जाता है और जाते हुए उससे पूछ लेते कि क्या आपको पता है कि बारबेरियन का कंपटीशन कब होगा। वो कहते हैं 100 क्लान कंपटीशन, वो तो इंपीरियल सिटी चैलेंज के 3 महीने के बाद होगा, उसमें अभी भी 5 महीना बच रहा है, तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हो। फेंग उससे कहता है कि मैं एक बारबेरियन दोस्त से मिला था, उसी से मिलने जाना है। ये बोलकर वो उसे गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। फेंग वहां से जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर थर्ड एल्डर की ग्रैंड डॉटर काफी ज्यादा गुस्से में जा रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर फेंग पर चली जाती है। उसे देखकर वो फेंग को बुलाने लगती है और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें पहचान ली हूँ, तुम तो वही फेंग हाउ हो ना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फेंग उससे पूछता है कैसी मदद, लेकिन वो उसका जवाब देने से मना करते हुए कहती है कि पहले मुझे प्रॉमिस करो। इसलिए फेंग उसे प्रॉमिस कर देता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होकर उसे वहां से लेकर जाते हुए कहती है कि तुम सच में काफी अच्छे बंदे हो। वो देखकर फेंग समझ जाते हैं उसके साथ स्कैम हो गया है। वहीं पर वो लड़की उसे एक बैटल एरिया में लेकर जाती है जहाँ पर फेंग यू सबसे बैटल कर रहा होता है और काफी आराम से जीत जा रहा होता है। उसे देखकर फेंग हाउ कहता तो वही फेंग यू है, लेजेंड के अनुसार वही यंगर जनरेशन में सबसे ताकतवर है। तभी वो लड़की फेंग हाउ से उसे फेंग यू को हराने के लिए कहती है। उसकी बातें सुनकर फेंग यू उससे कहता है कि तो क्या तुम सिर्फ इसे ही मुझे पीटने के लिए लेकर आ सकी हो। उसकी बातें सुनकर सभी लोग फेंग हाउ को देखकर कहने लगे होते हैं कि वो तो डिवाइन का सिर्फ फोर्थ रिलम में ही है और उसके पास कोई भी एट्रीब्यूट है ही नहीं, वो तो एक यूजलेस बंदा है और यहाँ पर एम्परर ब्लड लाइन वाले बॉडी को हराने के लिए आ गया है। यही सब बोलकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे होते हैं। उन सभी लोगों की बातें सुनकर फेंग यू भी उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगा होता है। दूसरी तरफ में वो सब देखकर फेंग नहीं जाने कि वही लड़की फेंग से पूछती है कि कहीं तुम डर तो नहीं गए हो ना, तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते हो। उसकी बातें सुनकर फेंग हाउ उससे फाइट करने के लिए चला जाता है और फेंग यू से कहता है कि अभी अभी तुम बोले को तुम मुझे एक उंगली से हरा दोगे, अगर तुम वैसा नहीं कर पाए तो क्या करोगे तुम। फेंग यू उस पर अटैक करते हुए कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है जिससे फेंग काफी आसानी से ब्लॉक कर देता है, जिससे वो दोनों कुछ कदम पीछे हो जाते हैं और उन दोनों को ही स्टार पावर का यूज करते देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसलिए फेंग यू उससे पूछ लेता है कि क्या तुम्हारे पास भी एम्परर का ब्लड लाइन है। फेंग हाउ हाँ में जवाब दे देता है। उसकी बातें सुनकर फिर से सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसी के बारे में डिस्कशन करने लगे होते हैं। दूसरी तरफ में वो सब देखकर फेंग नी काफी ज्यादा खुश होते हुए सोच रही होती है, तो इसलिए ग्रैंडपा और ग्रैंडमा उसे इतना ज्यादा वैल्यू दे
दे रहे हैं क्योंकि उसके पास भी एम्पायर का ब्लड लाइन है। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर जल्दी से उसे हराने के लिए कहने लगी होती है। वो सब देखकर फेंग यू फिर से अटैक करते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास भी एम्पायर का ब्लड लाइन है फिर भी मेरा लेवल तुमसे हाई है। वहीं पर वो सब देखकर फेंग सोच रहा होता है कि उसके पास एम्पायर का ब्लड लाइन भी है और वो स्टार पावर का भी यूज कर सकता है। इसी तरह का अपोनेंट से तो मैं फाइट करना चाहता था। तभी फेंग यू उस पर अटैक कर देता है, जिससे काउंटर करने के लिए फेंग अपना क्लीम आर्म से अटैक कर देता है, जिससे वहां पर एक ब्लास्ट हो जाती है और वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं, जिसमें फेंग हाउ से कुछ कदम ज्यादा दूर पीछे हो जाता है, जिससे फेंग यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से फेंग हाउ पर अटैक कर देता है, जिससे काउंटर करने के लिए फेंग भी अटैक कर देता है और इस बार पहले वाले से बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे इस बार वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तभी फेंग यू उठते हुए कहा था ये इम्पॉसिबल है, मैं अपने से कम लेवल वाले से हार नहीं सकता हूँ। ये बोलकर वो अपने स्पेशल स्किल वार गोड बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसका शील्ड को कोई भी तोड़ नहीं पाया है। वहीं पर फेंग यू उससे कह रहा होता है कि क्या तुम खुद ही स्टेज से उतरना चाहोगे या इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूं। फेंग हाउ उससे कहता है कि मैं अभी नीचे नहीं जाने वाला हूं। ये बोलकर वो अपना ठंडा टर्टल वाला शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। वो देखकर फेंग यू उससे कहता है अब जबकि तुम खुद ही नीचे उतरने से मना कर रहे हो तो मुझे ये करना पड़ेगा। ये बोलकर वो उस पर फिर से अटैक करने चला जाता है, लेकिन वहीं पर फेंग उसके अटैक को डॉज नहीं कर रहा होता है, जो देखकर फेंग ने काफी ज्यादा डर जाती है और बाकी के लोग कहने लगे होते हैं कि लगता है कि उसका खेल खत्म होने वाला है क्योंकि वो काफी ज्यादा डर गया है। वहीं पर फेंग उस पर अटैक कर देता है, लेकिन फेंग हाउ अपना आइस पावर का यूज करके उसका पंच को रोक देता है और उसी पर अटैक कर देता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो देखकर फेंग नी काफी ज्यादा खुश होकर उसे चीयर करने लगी होती है। फेंग नी के मुंह से उसका नाम सुनकर रेफरी सोचता है कि मैंने सुना कि किंग वैली में रिसेंटली कोई एम्पायर ब्लड लाइन वाला आया है, शायद ये वही बंदा होगा। वहीं पर फेंग यू को दिखाते हैं जहां पर अब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे अपने से कम लेवल वाले से हारना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, इसलिए अब वो अपना ट्रम्प कार्ड अपना सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगता है। वो देखकर फेंग हाउ एक पल के लिए चौंक गया होता है और उससे बचने के लिए वो अपने स्पिरिचुअल हाथ का यूज करने लगता है, लेकिन इस बार सिर्फ 5 एलिमेंट का पावर ही काफी नहीं होता है, इसलिए इस बार वो उसमें अपने स्टार एनर्जी और ब्लू एनर्जी को भी यूज करने के बारे में सोचता है। ये सोचकर वो उन दोनों पावर को उसमें मिला देता है, जिससे वो हाथ काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उतना ज्यादा पावर देखकर रेफरी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। तभी फेंग यू को दिखाते हैं जो कि उस पर अटैक कर देता है, जिससे फेंग बच जाता है और बचने के बाद फेंग उस पर अपने स्पिरिचुअल हाथ से अटैक कर देता है, जिससे वहां पर काफी जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और फेंग यू हार जाता है। वो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो हार जाएगा। वहीं पर फेंग उससे हराकर वहां से जाने लगा होता है। उससे ज्यादा देखकर फेंग यू उससे कहता है कि मैं अभी तो हार गया हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। फेंग हाउ उससे कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे सरपास कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, और हाँ ये मत भूलो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। ये बोलकर वो जाते हुए फेंग नी से कह रहा होता है तो क्या अब तुम सेटिस्फाई हो गए हो ना, वैसे तुम्हारे उससे क्या दुश्मनी था जिसके कारण तुम उसे सबक सिखाना चाहते थे। वो कहते वो मुझे हमेशा बुली करते रहता था और मैं उसे कभी हरा नहीं पाती थी, जिससे मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब हो गया था, और अब जबकि वो तुमसे फाइट करने के बाद थोड़ा सा जख्मी है इसलिए मैं उसे बुली करने जा रही हूँ। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद फेंग एल्डर फेंग हेंग के पास जाता है, जहां पर जाकर वो उससे पॉइजन किंग वाले मैटर के बारे में पूछता है। फेंग हेंग उससे कहते हैं कि तुम उसकी ज्यादा चिंता मत करो, मैं उस मैटर को थर्ड एल्डर को दे दिया हूँ, तुम्हारा फॉरबिडन लैंड में एंटर करना क्यों हुआ और 7 कलर वाला फ्रूट में सब कुछ थर्ड एल्डर को रिपोर्ट कर दिया हूँ। फेंग कहता है वैसे भी मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। फेंग हेंग उससे कहते हैं कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, थर्ड एल्डर सब संभाल लेंगे। इसके बाद फैक्शियज को दिखाते हैं जहां पर जब उसे बताया जाता है कि फेंगियो को फेंग हरा दिया है तो वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। ग्रेट एल्डर उसे बताते हैं कि फेंग डिवाइन का फोर्थ रिलम में है और फेंगियो पीक पर है, इसलिए यह हमारे फैमिली के लिए काफी बड़ी न्यूज है। वो सब सुनकर जानतेन उससे पूछता है कि क्या फैमिली मास्टर के भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि पहले तो मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन अब जबकि मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ मुझे विश्वास होने लगा है। जानतेन कहते हैं इसलिए फैमिली के एल्डर होने के कारण हमें उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्या आप ये कर रहे हैं। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि आप इसको लेकर ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं फेंग युआन को सीक्रेटली उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोल दिया हूँ। तभी वहाँ पर थर्ड एल्डर आकर उनसे कहते हैं कि फेंग हाउ कुछ कलेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो एक बड़ा ऑक्शन हेल्ड करने के लिए बोला है। जानतेन कहता है लेकिन फैमिली के पास कोई ऐसा ट्रेजर नहीं है जिससे कि ऑक्शन किया जा सकता है, इसलिए बड़ा ऑक्शन हेल्ड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड एल्डर कहते हैं कि उसकी चिंता आप मत कीजिए, ट्रेजर फेंग हाउ प्रोवाइड करने के लिए बोला है। पैशेज थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है कि वो क्या ऑफर कर सकता है। थर्ड एल्डर जवाब में 7 कलर वाले फ्रूट की बातें करते हैं, जो सुनकर पैशेज काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कि वो सीक्रेट आइटम को हम ऑक्शन कैसे कर सकते हैं। थर्ड एल्डर वहां से जाते हुए कहते हैं कि फेंग हाउ पहले डिसाइड कर लिया है, उसके बदले में वो पॉइजन किंग चाहता है और ये ऑक्शन 7 दिन के बाद होगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और शुरुआत में दिखाते हैं कि 7 दिन पूरा हो गया होता है और आज ही वो लोग ऑक्शन को होल्ड करने वाले होते हैं। और फेंग को दिखाते हैं जो कि
बाजार में ऐसे घूम रहा होता है, तभी उससे कुछ लोगों की बातें सुनाई देती है जो लोग कह रहे होते हैं कि इस बार फैंग फैमिली सफर करने वाला है, क्योंकि मैंने सुना कि सन फैमिली के एक कोर डिसाइपल 2 स्टोन मास्टर का यूज करके फैंग फैमिली के गैम्बलिंग हाउस को लूटने के लिए चला गया है। सन फैमिली फैंग फैमिली के गैम्बलिंग हाउस में से काफी ज्यादा पैसा कमाकर उन्हीं का ऑक्शन जीतने के बारे में सोच रहा है। उनकी बातें सुनकर फैंग को याद आता है कि वो तो काफी टाइम से गैम्बल किया ही नहीं है, इसलिए वो भी जाने लगता है। दूसरे सीन में फैंग फैमिली के स्टोन हाउस को दिखाते हैं जहां पर सन फैमिली का कोर डिसाइपल अपने 2 मास्टर के साथ गैम्बल कर रहा होता है और उसका मास्टर कहता है कि यहाँ का सभी स्टोन बेकार है, चलो दूसरी तरफ चलते हैं। लेकिन तभी वहां पर फैंग आकर उनसे कहता है क्या तुम अंधे हो? ये सुनकर वो मास्टर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम क्या बोल रहे हो, जरा फिर से बोलना। तो सन जिनरेन यानी कि वही कोर डिसाइपल उससे कहता है फालतू की बातें मत करो, ये दोनों मास्टर है। फैंग उससे कहता है कि मुझे सच में ऐसा लगता है कि यहाँ के स्टोन में काफी ज्यादा ट्रेजर छुपा हुआ है, क्या तुम में बेट करने की हिम्मत है? क्यों ना 1 लाख स्पिरिट क्रिस्टल को बेट करते हैं। उतना ज्यादा क्रिस्टल सुनकर वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बेट कर लेते हैं। तभी फैंग एक स्टोन को लेकर उसे खोलने के लिए तैयार होने लगता है। वो देखकर एक मास्टर सन जिनरेन से कहते हैं कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, उस स्टोन में से कुछ भी नहीं निकलेगा। वहीं पर फैंग उसे खोलना स्टार्ट कर दिया होता है, जिससे देखकर सन जिनरेन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उससे पूरा विश्वास होता है कि वही जीतेगा। लेकिन जब वो स्टोन पूरी तरह से खुल जाता है तो उसमें से ब्लैक क्रिस्टल निकलता है, जिससे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं। दूसरी तरफ में सन जिनरेन को नहीं पता होता कि ब्लैक क्रिस्टल क्या होता है, इसलिए वो अपने मास्टर से पूछता है। उसका मास्टर भी काफी ज्यादा हैरानी से बताता है कि ब्लैक क्रिस्टल सीक्रेट ट्रेजर होता है जिसका यूज करके साइकिक वेपन बनाया जाता है। वो सुनकर सन जिनरेन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी फैंग उससे कहता है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग ये टेस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं जीत गया हूँ, इसलिए बेट के अकॉर्डिंग 1 लाख क्रिस्टल मुझे दे दो। अपना हाथ से सन जिनरेन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और फिर से बेट करने के लिए कहने लगता है। लेकिन फैंग उससे कहता है मैं बेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरा जीता हुआ 1 लाख क्रिस्टल दे दो, नहीं तो तुम पर दोबारा विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर सन जिनरेन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कुछ सोचना स्टार्ट कर देता है। वो देखकर फैंग उससे और ज्यादा प्रोवोक करते हुए कहने लगा होता है कि सन फैमिली का डिग्निफाइड डिसाइपल होने के बावजूद भी अब ये मत कहने कि तुम्हारे पास 1 लाख क्रिस्टल भी नहीं है। अब तो वो सब सुनकर सन जिनरेन काफी ज्यादा ह्यूमिलेट हो गया होता है, इसलिए वो उसके बदले में अपने स्टोरेज रिंग देकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है और अब उनका ऑक्शन स्टार्ट होने वाला होता है, जिसमें पहला आइटम हेवन लेवल का मार्शल आर्ट स्किल बुक होता है जो कि सेंट झांसियांग से रिलेटेड होता है। तभी उसका बिडिंग स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग उसके लिए बिड करना स्टार्ट कर दिए होते हैं। लेकिन तभी फैंग 20 मिलियन क्रिस्टल बिड कर देता है। उतना ज्यादा सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा बिड कर दिया होता है। दूसरे तरफ में एक रूम में फैंग फैमिली का पैसेज होता है, जिससे उसका सर्वेंट पूछता है कि क्या आप भी बिड करना चाहते हैं। झांसियांग उससे कहते हैं कि वो पहले बिड कर लिया है, इसलिए मैं इसे इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तभी वो स्किल बुक का फैंग 20 मिलियन में जीत जाता है और सोचता है कि मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मुझे घाटे का सौदा हुआ है। अब ऑक्शन का आखिरी और फाइनल आइटम का बारी आ गया होता है और वो वही 7 कलर वाला फ्रूट होता है, जिससे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगे होते हैं और उसे जीतने के लिए अपना घर बार भी बेचने के बारे में कहने लगे होते हैं। लेकिन तभी होस्ट कहते हैं कि इस फ्रूट के बारे में सभी लोग तो जानते ही होंगे, इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये बोलकर वो लोगों को बिड करने के लिए कह देता है, इसीलिए सभी लोग बिडिंग स्टार्ट कर देते हैं और वीआईपी रूम में से फैंग फैमिली का पैकेज भी बिड को बढ़ाते ही जा रहा होता है। बिड को बढ़ाने के बाद ग्रेट एल्डर उससे पूछ लेता है कि क्या हम लोग इसी तरह से बिड को बढ़ाते रहें। फैक्चर्स कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उससे हार नहीं सकते हैं। लेकिन तभी एक दूसरा वीआईपी रूम वाला सबसे ज्यादा बोली लगा देता है, जिसके बाद आगे कोई भी और लगा ही नहीं पाता है और वो बंदा उसे जीत जाता है। वो देखकर पैशियज कहते हैं कि अनएक्सपेक्टली उसका बिडिंग पावर काफी ज्यादा था। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि आपके हिसाब से क्या वीआईपी रूम नंबर 3 में वही होगा? वो कहते हैं हाँ, वो एक लाइट अलायंस के मेंबर है। अगले महीने में ग्रेस फेस्टिवल होगा, उस वक्त लाइट अलायंस हमारे फैमिली को चैलेंज करेगा। पहले तो मुझे नहीं लगा था कि हम लोग जीतेंगे, लेकिन अब फैंग हाउ के कारण हमारे पास जीतने का एक चांस है। उसकी बातें सुनकर ग्रेट एल्डर कहता है कि हमारे पास फैंग छाओ भी तो है ना, वो एम्परर शांगचेंग का रीइंकार्नेशन है और वो सिर्फ 25 साल का ही है, लेकिन फैंग फैमिली के यंगर जनरेशन का फर्स्ट मेंबर बन गया है। मुझे लगता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो अकेले ही 10 मैच जीत जाएगा। पैट्रियट्स कहते हैं कि वो भी सिचुएशन में है और अगले रील में ब्रेक थ्रू कर रहा है। अगर उसमें थोड़ा सा भी गलती हो जाता है तो उसका मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए हम उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हालांकि फैंग हाउ काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उसका रीलम के हिसाब से वो अभी भी बाकी उससे काफी दूर है। फैक्चर्स कहते हैं कोई बात नहीं, चलो बाकी के 9 कोर डिसाइपल को चुनकर फैंग हाउ को चेंज करवा देते हैं। और वैसे भी अब जबकि एम्परर आर्मी लौट आया है तो मुझे नहीं लगता कि हारने जीतने से ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। ग्रेट एल्डर कहते हैं लेकिन फिर भी अगर लाइट अलायंस वाले अटैक कर देते हैं तो एम्परर आर्मी को गार्ड कौन करेगा और उनसे फाइट कौन करेगा? वैसे भी मैं काफी ज्यादा बुढ़ा हो गया हूँ। फैक्चर्स उससे कहते हैं कि मैंने सुना कि थर्ड एल्डर के पास कुछ ऐसा ट्रेजर है जो कि उम्र को बढ़ा सकता है, अगर आप उसे खा लेते हैं तो आराम से 100 सालों तक और जी लेंगे। वो सुनकर ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा हैरानी और काफी ज्यादा खुश होकर उसके बारे में पूछने लगता है। फैक्चर्स कहते हैं कि मैं उस वक्त ऑलरेडी थर्ड एल्डर से पूछ लिया था, लेकिन वो उसके बारे में कुछ भी बताने
लगाने से मना कर दिया है, इसलिए मैं फिर से नहीं पूछ सकता हूँ। पहले सामने वाले प्रॉब्लम से निपटते हैं, फिर उसके बारे में पूछेंगे। आप जाकर पूरे क्लान को बता दीजिए कि बिना किसी जरूरी काम से बेस को हमको छोड़कर जाना अलाउ नहीं है। अगर कोई डिजास्टर आ जाता है तो जल्दी से एम्परर यून रिलम में जाकर छिप जाए। इसके 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग थर्ड एल्डर को बता रहा होता है कि वो डिवाइन के पीक में पहुंच गया है। उसकी बातें सुनकर थर्ड एल्डर उसे बताते हैं कि कल ग्रेस फेस्टिवल है और मैंने सुना है कि लाइट अलायंस वाले काफी ज्यादा पैसा पानी की तरफ बहाकर काफी सारे जीनियसेस को रिक्रूट कर लिया है। क्या तुम श्योर हो कि तुम उन्हें हरा दोगे ना? फैंग हाउ कहता है कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं जरूर जीतूंगा। ये बोलकर वो कहता है मुझे शक है कि लाइट अलायंस का गोल सिर्फ कंपटीशन को जीतना नहीं है, बल्कि वो लोग कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वान फैमिली को और ब्रदर लिन होई को बेस कैंप में सेटल डाउन कर दीजिए। वो कहते हैं कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं कर दूंगा। इसके बाद ग्रेस फेस्टिवल वाला दिन को दिखाते हैं, जहाँ पर लाइट अलायंस वाले लोग काफी अच्छा भाषण देते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। उनमें से उनका लीडर आकर फैंग फैमिली को चैलेंज करते हुए कहता है कि अगर फाइट करने की हिम्मत है तो बाहर निकलो। वो सुनकर फैंग फैचेज कहते हैं कि तुम तो सच में हमें चैलेंज करने के लिए आ गए हो। जब से हमारा फैंग फैमिली यहाँ पर स्टेबलाइज हुआ है, किसी को भी हमें ऐसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं हुआ है। ये बोलकर वो अपने लोगों से कहते हैं कि तुम लोग फैंग फैमिली का जीनियस हो, इसलिए पहले कौन फाइट करना चाहेगा। सभी लोग कहने लगे होते हैं कि पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। लेकिन वो उन सभी लोगों की बातों को इग्नोर करके पैचेज फैंग हाउ को फाइट करने के लिए भेज देता है। उसे फाइट करने के लिए आता देखकर सभी लोग, जो लोग तमाशबीन बने होते हैं, कहने लगे होते हैं कि वो तो सिर्फ डिवाइन के पीक लेवल पर है और उसके पास तो कोई भी एट्रीब्यूट है ही नहीं। लगता है कि फैंग फैमिली पहली हार मान लिया है, इसलिए वो उसे भेज रहा है। दूसरी तरफ में फैंग को देखकर सन जिन रेन भी उसकी तरफ इशारा करके कहने लगा होता है कि ये वही है जो कि मुझे ऑफेंड कर दिया है, वो आज नहीं बचेगा। दूर से वो से बेमिंग का होली सन भी देखकर लांचे वाले से कह रहा होता है कि अब तुम्हारा बदला लेने का वक्त आ गया है। तुम ऑलरेडी मार्शल किंग रिले में ब्रेक थ्रू कर लिए हो और वो तो सिर्फ डिवाइन के पीक लेवल पर ही है, इसलिए उसका हारना तो तय है। वो कहता है कि मैं जरूर उसे सबके सामने ह्यूमिलेट करके खत्म करूंगा। उनकी बातें सुनकर पैचेज उससे पूछ लेता है कि क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है उसे हराने के लिए। फैंग हाउ कहता है हाँ ऑफकोर्स है, इसलिए वो उसे भेज देता है। और फैंग हाउ का अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि शू यानी कि लांचा को होलिसन होता है। शू यू फैंग हाउस से कहते हैं कि इस पर तुम्हें कोई भी नहीं बचाने वाला है, लेकिन अगर तुम अपने घुटने के बल आकर मुझसे दया की भीख मांगोगे तो मैं कुछ सोच सकूंगा। फैंग हाउस उससे कहते हैं ये पहली बार नहीं है कि जब तुम इतना बड़ा बड़ा डेंगी हाँक रहे हो, लेकिन मेरा लेवल तुमसे कम होने के बावजूद भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। उसका ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना सन गुड बॉडी का पावर का यूज करने लगा होता है और यूज करके वो उस पर अटैक कर देता है। उसे काउंटर करने के लिए फैंग अपने क्लीम आर्म और थंडर स्ट्राइक का यूज करके उसका अटैक को खत्म कर देता है, जो देखकर आसपास के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बातें करने लगे होते हैं कि फैंग फैमिली इतना कमजोर नहीं है जितना हमने सोचा था। वहीं पर बैटलफील्ड में शो यू उससे कहता है कि हालांकि तुमने मेरे उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिए हो, लेकिन फिर भी तुम ज्यादा एरोगेंट मत बनो, मेरे पास और भी काफी सारा टेक्निक है। ये बोलकर वो फिर से अपने दूसरे टेक्निक से हमला कर देता है। उसे काउंटर करने के लिए फैंग अपना डिफेंसिव स्किल का यूज करता है, जिससे उसका फ्लेम चारों तरफ से होने के बावजूद भी फैंग को कुछ भी नहीं होता है। और जब उसका अटैक खत्म हो जाता है तब फैंग उससे कहता है कि अगर ज्यादा मजे कर लिए हो तो अब मेरा अटैक से बचकर दिखाओ। ये बोलकर वो अपने थंडर स्ट्राइक से हमला करने के लिए चला जाता है। उससे काउंटर करने के लिए शू यू भी अपना काफी ज्यादा पावरफुल पंच टेक्निक से हमला कर देता है, जिससे वहां पर काफी जोरदार धमाका हो जाता है, लेकिन उससे वो खुद ही दूर फेंका जाता है। जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर मेरा सन फिस्ट इतनी आसानी से कैसे ब्लॉक हो गया है। वहीं पर वो देखकर फैंग सोचता है कि सिर्फ कुछ ही महीने में मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन गया हूँ, शायद मेरा ये पावर देखने के बाद अब वो ज्यादा एरोगेंट नहीं होगा। वहीं पर वो सब देखकर लोगों को सिर्फ विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि उससे कम लेवल वाला और बिना एट्रीब्यूट वाला भी उसे हरा सकता है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि जरूर फैंग हाउ के पास एम्परर का ब्लड लाइन होगा, इसलिए वो ऐसा कर सकता है। दूसरी तरफ में खुद को हारता देखकर शू यू काफी ज्यादा पगलाने लगा होता है कि तुम्हारे जैसे गार्बेज से मैं हार नहीं सकता हूँ। ये बोलकर वो अपने सन गॉड पावर का असली पावर का यूज करने लगा होता है और वो उस पर काफी भयानक जानलेवा हमला कर देता है। उससे काउंटर करने के लिए फैंग अपना साइकिक सोर्ड को निकालकर कहता है कि सन गॉड बॉडी के कारण तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो रहे थे। ये बोलकर वो अपना सोर्ड का पावर का यूज करके उसका फाइनल अटैक को काफी आसानी से खत्म कर देता है, जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो देखकर लाइट अलायंस का लीडर अपने अगले बंदे से कहता है कि वो एम्परर ब्लड लाइन वाला बॉडी है, इसलिए तुम्हें पता है ना कि तुम्हें आगे क्या करना है। वो कहता है हाँ मुझे पता है। वहीं पर नीचे शू यू को दिखाते हैं जिसका हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और वो काफी ज्यादा हैरानी से और काफी ज्यादा अविश्वास से कह रहा होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम मेरा सन गॉड बॉडी के पावर को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो। फैंग कहता है कि लक हमेशा तुम्हारे साइड में नहीं हो सकता है, इस बार लक मेरे साइड में है, तो क्या अब तुम मुझसे दया की भीख मांगने के लिए तैयार हो। लेकिन शू यू अभी भी कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ गार्बेज से बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। ये बोलकर वो अपना सन गॉड बॉडी वाला ब्लड लाइन को जलाकर कुछ टाइम के लिए अपना ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है। उसका ये बेवकूफी देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि गॉड का ब्लड लाइन दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकता है। अगर उसका सभी ब्लड खत्म हो जाता है तो वो गॉड के पावर को कंट्रोल करने का क्वालिफिकेशन को खो देगा और मारा जाएगा। वहीं पर शू यू को दिखाते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा पगला गया होता है और उस पर फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और शूट की शुरुआत में दिखाते हैं कि शू यू अपने गॉड ब्लड लाइन को सेक्रीफाई करके फैंग पर अपना फाइनल अटैक कर देता है, लेकिन फैंग अपना साइकिक शॉट का पावर का
का यूज करके उसे काफ़ी आसानी से हरा देता है, जिससे उसे अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि वो हार गया है। लेकिन अब उसका ये सोचने का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो बेहोश हो जाता है। वो देखकर फैंग फैक्चुएज काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और लाइट अलायंस वाले का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी हमसे फाइट करने की हिम्मत करोगे। ये सुनकर उनका लीडर अपने अगले बंदे को भेजते हुए कहते हैं कि ज़्यादा हार्ड फाइट मत करना, उसका कल्टीवेशन तुमसे काफ़ी अलग है। ब्लैक हेयर वाला बंदा जाते हुए सोचता है कि वो डिवाइन के पीक लेवल पर है, लेकिन उसका और एम्परर का ब्लड लाइन से कम नहीं है। ये सोचकर वो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को हेलो बोलने के बाद फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें पहले ब्लैक हेयर वाला बंदा अटैक करता है। उसका अटैक को काउंटर करने के लिए फैंग को अपना बैटल इंटेंट का यूज करना पड़ जाता है। वो देखकर ब्लैक हेयर कहता है कि तुम उसे इंड्योर कर लिए हो, जितना सोचा था तुम मुझसे बुरा नहीं हो। ये सुनकर फैंग उससे कहता है कि फालतू के बकवास करना बंद करो। ये बोलकर वो अपने क्लीम आर्म से अटैक कर देता है। उसका काउंटर में वो बंदा भी अटैक करता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगा होता है। और कुछ देर के बाद फैंग थोड़ा सा पीछे फेंका जाता है, जो देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि उसका हाथ भी कांपने लगा होता है। वो सब देखकर वैट्रियज भी सोच रहा होता है कि लाइट अलायंस वाला सच में सिंपल नहीं है और उसका ताकत भी इंपीरियल फैमिली के 4 फैमिली से कम नहीं है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने सेटबैक से ज़्यादा निराश नहीं हुआ होता है, बल्कि वो ऐसे किसी पावरफुल अपोनेंट से फाइट करना चाहता था जिससे उसका बैटल इंटेंट और ज़्यादा अवेकन हो सके। ये सोचकर वो अपना पावर गैदर करके उस पर अटैक करने चला जाता है, जिससे वो काफ़ी आराम से काउंटर कर लेता है और कहता है कि तुम्हारा पावर ठीक ठाक ही है, अब मेरा खेलने का टाइम खत्म हो गया है, अब तुम्हारा काम तमाम करने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वो एक स्पिरिचुअल हाथ बनाकर हमला कर देता है, जो देखकर फैंग कहता है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहे हो। ये बोलकर वो अपने शॉट से अटैक तो करता है, लेकिन वो हाथ काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, जिससे उसे कुछ भी नहीं होता है और उससे फैंग ही पिट जाता है। वो सब देखकर फैक्चुएज भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर ये बंदा कौन है जो इतना ज़्यादा ताकतवर है। ये बोलकर वो सोचते हैं कि फैंग अब हमारा फैमिली को होप है, मैं उसे यहाँ पर ऐसे मरने नहीं दे सकता हूँ। ये सोचकर वो जाते हुए उसके लीडर से कहता है कि मैं एक दूसरा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्यों ना इस फाइट को रिप्लेस करके हम दोनों फाइट करते हैं। उसका जवाब में लीडर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तो क्या इसका मतलब तुम हार मान लिए हो। ये सुनकर फैक्चुएज को याद आ जाता है कि ऐसे तो कंपटीशन का रूल का उल्लंघन हो जाएगा, लेकिन उसे फैंग को भी बचाना है, इसलिए वो कुछ सोचने लगा होता है। लेकिन वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि उठते हुए कहते हैं कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर वो खुद को हील करते हुए सोचता है कि मैं तो उन्हें बताना भूल ही गया कि मैं हेवनली फार्मासिस्ट हूँ। खुद को हील करने के बाद वो स्काई मुद्रा वाले स्किल का यूज करके अपना 2 एक्सट्रीम पावर को इसमें डालने लगा होता है। उसका वो पावर देखकर कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर फैंग उससे उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर वो उससे कहता है तो क्या यही तुम्हारा आखिरी हमला है। ये बोलकर वो एक ही पंच में उसका अटैक को ख़त्म कर देता है। अब वो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और आपस में डिस्कशन करने लगे होते हैं। वहीं पर वो सब देखकर पैट्रियज भी सोचता है कि उस बंदे के अलावा भी लाइट अलायंस के पास काफ़ी सारे और पावरफुल लोग हैं, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। मुझे तो डर है कि अकेली चारों फैमिली को सप्रेस कर सकता है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो सोचते हैं कि बिल्कुल यही उम्मीद था, अगर मैं इसमें अपने बैटल पावर को डाल सकूँ तो शायद उसका पावर को काउंटर कर सकूंगा। ये सोचकर वो फिर से उसी स्किल का यूज करता है, जिसमें इस बार वो अपने स्टार पावर, ब्लू एनर्जी और बैटल पावर को डाल देता है, जिससे इस बार वो पहले वाले से ज़्यादा पावरफुल बनता है। उसे बनाने के बाद वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी जोरदार धमाका हो जाता है, जो देखकर फैट्रियज काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगा होता है। वहीं पर बैटल फील्ड को दिखाते हैं जहाँ पर जिस जगह पर हमला होता है वहाँ पर काफ़ी बड़ा गड्ढा बन गया होता है। वो देखकर लाइट अलायंस का लीडर कहता है कि इस बच्चे को कम समझा नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ उसके अपोनेंट को दिखाते हैं जो कि उस गड्ढे में से निकलते हुए कहता है कि तुम्हारे पास कुछ ट्रिक्स तो है, लेकिन दुख की बात यह है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। ये बोलकर वो अपने एक ब्लैक कलर का एनर्जी का यूज करके फैंग के पालमों को खत्म कर देता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पर वो देखकर फैंग कहते हैं कि इतना भी बुरा नहीं है, अगर कोई और ट्रिक्स है तो उसे भी यूज कर दो। ये सुनकर वो बंदा उसी ब्लैक एनर्जी से एक बहुत ही बड़ा हाथ बनाकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बच नहीं पाता है। वैसा धमाका देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि क्या वो मर गया। काफ़ी दुख की बात है कि फैंग फैमिली के एम्परर का ब्लड लाइन वाला मारा गया। वो सब देखकर फैट्रियज भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगा होता है। तभी बैटलफील्ड को दिखाते हैं जहाँ पर काफ़ी बड़ा गड्ढा बन गया होता है और फैंग कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, जो देखकर सभी लोग मान लेते हैं कि उसका बॉडी भी नहीं बचा होगा। लेकिन तभी फैंग को दिखाते हैं जो कि बाहर निकल गया होता है, जो देखकर सभी लोग और ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं कि वो बच कैसे गया। वहीं पर वो देखकर फैट्रियज समझ जाता है कि वो स्पेस वाला टैलेंट को पोजेस करता है। उसकी बातें सुनकर उसका ओपोनेंट सोचता है कि स्पेस वाला टैलेंट, लगता है कि मैंने तुम्हें सच में कम समझ लिया है। ये सोचकर वो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्ट्राइक करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें कोई और चांस दूंगा ही नहीं। फैंग उसका उस अटैक से बचने के लिए अपना ड्रैगन सील वाला डिस्क का यूज करने लगा होता है, जिससे उसमें से काफ़ी बड़ा ड्रैगन निकल जाता है और वो निकलकर उसका सभी ब्लैक एनर्जी को निगलने लगा होता है, जो देखकर उसका अपोनेंट काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्से में कहता है कि क्या सिर्फ तुम्हारे पास स्पिरिचुअल वेपन है,
ये बोलकर वो भी अपने वेपन को निकाल कर यूज करता है, जिससे उसमें से एक बहुत ही बड़ा डीमन निकल जाता है और वो निकल कर उसे ड्रैगन के साथ फाइट करने लगा होता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुआं धुंध होने लगा होता है और लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब वो फॉग हटता है तो सभी लोगों को पता चलता है कि फैंग हाउ जीत रहा होता है। वो देखकर लाइट अलायंस के लीडर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और फैटशेज काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ में उससे उसका ओपोनेंट काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं हार नहीं सकता हूँ। ये बोलकर वो काफ़ी गुस्से में अपने असली पावर को दिखाने लगा होता है और वो डिवाइन से डायरेक्टली मार्शल किंग लेवल में पहुंच जाता है, जो देखकर फैंग थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन समझ जाता है कि वो अपने लेवल को जानबूझकर सप्रेस करके रखा होगा। वहीं पर वो फैंग पर अपना काफ़ी पावरफुल स्ट्राइक से हमला कर देता है, जिससे फैंग काउंटर करने के लिए चला जाता है। वो देखकर फैटशेज भी काफ़ी हैरान हो गया होता है कि आखिर उसका पावर इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। दूसरी तरफ में उसके लीडर भी थोड़ा सा घबराते हुए कहते हैं कि अब ये ठीक नहीं हुआ, वो उसे यहाँ पर अब नहीं छोड़ेगा। वहीं पर आसमान में दिखाते हैं जहाँ पर एक लाइट आता है और कहते हैं कभी सही वक्त नहीं आया है, वापस चलो। ये बोलकर वो लाइट उसका अपोनेंट को लेकर जाने लगा होता है। वो देखकर वो बंदा चिल्लाने लगा होता है कि मुझे बस कुछ टाइम और दीजिए, मैं उसे हरा दूंगा। लेकिन वो लाइट वाला बंदा उसका बात ना मानकर उसे लेकर वहां से चला जाता है। उसका अपोनेंट जाते हुए फैंग से ये बोलकर जाता है कि अगर तुम पूरी जिंदगी यहीं पर रहोगे तो ठीक है, नहीं तो अगर तुम बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वैसे सिचुएशन देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि आखिर वो बंदा कौन था, ऐसा क्यों बोला कि वो गलत जगह पर आ गया है, कहीं इसका मतलब वो होंगमिंग रिलम से तो नहीं आया है ना। उन सभी लोगों की बातें सुनकर फैंग फैटशेज काफी ज्यादा हैरानी से सोचता है कि होंगमिंग रिलम का मेन फोर्स चैनवो कॉन्टिनेंट में एंटर नहीं कर सकता है, ये लोग होंगमिंग रिलम से है, इसलिए लाइट अलायंस उतना ज्यादा एरोगेंट हो रहा है क्योंकि उसका बैकग्राउंड होंगमिंग रिलम में है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि अपने अगला अपोनेंट को बुलाता है। वो सुनकर लाइट अलायंस का सभी लोग डर जाते हैं और आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। ये देखकर फैटशेज काफी ज्यादा खुश होकर कहता है कि तुम लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। लीडर उससे कहता है कि ये राउंड से आपका फैमिली जीत गया है, अब सेकंड राउंड का बारी आता है। ये बोलकर वो अपने एक जेट को तोड़ देता है, जिससे वहां पर स्पेस को क्रैक करके एक हाई स्टेटस का पर्सन आता है, जिसे देखकर लाइट अलायंस के सभी लोग झुककर उसे ग्रीट करने लगे होते हैं। वो देखकर फैटशेज कहते हैं कि वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये बोलकर वो भी अपने एक जेट को तोड़ देता है, जिससे वहां पर फैंग फैमिली का एंसेस्टर आ जाता है। अपने एंसेस्टर को देखकर वो सभी लोग उन्हें ग्रीट करने लगे होते हैं, जो देखकर वो उन्हें उठने के लिए कहता है। वहीं पर उससे देखकर लाइट अलायंस का हाई लीडर कहता तो क्या तुम ही हो जो कि इस वर्ल्ड में मेरे हैप्पीनेस के लाइट को रोकना चाहते हो। उसकी बातें सुनकर फैंग चिल्लाते हुए कहता कोई भी हैप्पीनेस नहीं है, बल्कि तुम लोग तो वर्ल्ड को पेपेट के जैसा ट्रीट करते हो। वो सुनकर हाई लीडर कहता है कि अब जबकि तुम लोग अग्री नहीं कर रहे हो तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये बोलकर वो हमला करना शुरू कर देता है। उससे बचाने के लिए एंसेस्टर फैंग के सामने आ जाता है। तभी फैटशेज एंसेस्टर को स्लेयर गोड सोर्ड दे देता है, जिससे देखकर वो खुशी के मारे रोने ही लगता है। वो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसी सोर्ड के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि शायद फैंग फैमिली अपने एम्परर वॉरियर को छुपा के रखा होगा। वहीं पर एंसेस्टर कहता है कि मेरा फैंग फैमिली का एम्परर वॉरियर लौट आया है, इसलिए मैं भी देखता हूँ कि कौन मेरा फैंग फैमिली को प्रोवोक करने की कोशिश करता है। ये बोलकर वो उसका यूज करके उस पर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसका हाई लीडर उसका अटैक को अपने एम्परर वॉरियर लेवल का आर्टिफैक्ट से रोक देता है, जो देखकर एंसेस्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और समझ जाते हैं कि उसके पास भी इसी लेवल का आर्टिफैक्ट होगा। लेकिन उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो अपने स्टार पावर का यूज करके उसे हरा देता है। वो देखकर लोगों को ज्यादा हैरानी नहीं होती है क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे कुछ होगा। वहीं पर ये देखकर लाइट अलायंस का लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक छोटा सा फैंग फैमिली हमारे रास्ते का रोड़ा बन सकती है। ये बोलकर वो अपने एक और जेट को क्रश कर देता है, जिससे वहां पर काफी सारा लाइट अलायंस का आर्मी आ जाता है, जिसमें से 20 सेंट होता है और 20,000 से ज्यादा डिवाइन लेवल वाले होते हैं। उतने सारे को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि उनका पावर तो हमारे इंपीरियल सिटी को भी पार कर दिया है। और एक बंदा ली फैमिली वाले से कहता है कि तुम्हारा ली फैमिली तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने का दावा करता है ना, लेकिन तुम लोगों के पास तो सिर्फ 9 ही सेंट लेवल का कल्टीवेटर है। वो कहता है कि मेरा ली फैमिली के पास सिर्फ 9 ही सेंट लेवल का कल्टीवेटर है और अगर हिडन वाले को भी रिवील कर देंगे फिर भी उन्हें हरा नहीं पाएंगे। वहीं पर लीडर फैंग फैमिली को खत्म करने का ऑर्डर देता है, इसीलिए सभी लोग हमला करने लगते हैं। उन सभी लोगों के अटैक को काउंटर करने के लिए फैटशेज अपने इनेट वेपन से उन्हें रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन उनका पावर काफी ज्यादा होता है, जिससे फैटशेज को ही चोट लग जाती है। वो देखकर लीडर हंसते हुए कहते हैं कि चुपचाप हार मान लो। वहीं पर फैंग फैटशेज को संभाल रहा होता है। फैटशेज इंजर्ड होने के बावजूद भी फाइट करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन एंसेस्टर उसे पीछे करके खुद ही फाइट करने के लिए चला जाता है। वो उनसे फाइट तो कर लेता है, लेकिन वो लोग संख्या में काफी ज्यादा होता है, जिससे एंसेस्टर पिट जाता है और अब कोई और चारा ना होने के कारण उन्हें रिट्रीट करना ही पड़ता है। उनका रिट्रीट करने के बाद बाकी की 3 फैमिली भी रिट्रीट
रिट्रीट कर जाते हैं, जो देखकर लीडर उन्हें भागने देता है। और एक बहुत ही बड़ा झूठ सबसे कहता है कि भविष्यवाणी के अनुसार 93 कॉन्टिनेंट का फैंग फैमिली डार्क डिमन लॉर्ड का मिनियन है, इसलिए हम लाइट अलायंस वाले हेवन के बिहाफ में उन्हें खत्म करके एटमॉस्फेयर को साफ करेंगे। अपना हाई लीडर का बात सुनकर लीडर कहता है कि मैं जल्दी से एक नोटिस इशू करके ग्रेस सिटी के मेजर फोर्सेस को वार्न कर देता हूँ कि जो भी फैंग फैमिली को हेल्प करेगा वो लोग नहीं बचेंगे। और इसी के साथ शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग फैमिली वाले लाइट अलायंस से बचकर अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग खुद की इंजरी को हील करने लगे होते हैं। और एक पर्सन एंसेस्टर से पूछ रहा होता है कि आपकी इंजरी पैट्रियट से भी ज़्यादा सीरियस क्यों लग रहा है। वो बताते हैं कि बैटल के दौरान मैं पहले इंजर्ड हो गया था, लेकिन मैं किसी को दिखाया नहीं था, इसलिए मुझे डर है कि मेरा चोट जल्दी हील नहीं होगा, इसलिए मुझे इसे सप्रेस करके रखना पड़ेगा। फैंग उससे कहते हैं कि अगर आप इसे सप्रेस करेंगे तो ये और ज़्यादा हट होते चला जाएगा, इसलिए मुझे हील करने दीजिए। फैंग का मेडिकल ऑरा को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। तभी फैंग उसके इंजरी को हील करना स्टार्ट कर दिया होता है। वहीं पर पैट्रियट सबसे कहते हैं कि आज के इंपेरियल सिटी का ग्रैंड कॉम्पिटिशन में फैंग हाउ अकेली 10 मैच जीतकर हमारे फैमिली को प्राउड कर दिया है। ये सुनकर सभी लोग फैंग हाउ के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगे होते हैं। तभी पैट्रियट अपनी बात को पूरा करते हुए कहते हैं कि फैंग ने एंसेस्टर ने एम्परर वॉरियर को खो दिया था, जिसके कारण किंग वैली का ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया है, इसीलिए पैट्रियट होने के कारण मैं काफ़ी ज़्यादा असेम्ड हूँ। अब जबकि इस बार हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं, इसीलिए हमारे फैंग फैमिली को यूनाइट होना पड़ेगा। अगर कोई भी रूल को वायलेट करेगा या फिर अपने क्लान के लोगों को चोट पहुंचाएगा तो उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। इसके कुछ देर के बाद उनका मीटिंग को दिखाया जाता है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि इंपेरियल सिटी का तीनों फैमिली को लाइट अलायंस वालों ने खरीद लिया है। पैट्रियट कहते हैं कि लगता है कि वो लोग एक साथ मिलकर हमारे फैंग फैमिली को वाइप आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। ग्रेट एल्डर पूछते हैं कि अब हम लोग उसका अगेंस्ट कैसे जाएंगे। वो कहते हैं कि लाइट अलायंस के पास होंगमिंग रियलम का बैकग्राउंड है और अभी हमारे पावर के दम पर हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम भी होंगमिंग रियलम के बिग फोर्सेस को सपोर्ट ले लेते हैं तो शायद कुछ हो सकता है। उनकी बातें सुनकर फैंग को उस ओल्ड लेडी सेंट का याद आ जाता है, जो कि वांसिन और लिंगियर को होंगमिंग रियलम का स्वांतियन पैलेस में लेकर गई होती है। वो याद करके फैंग उनका फोर्सेस का हेल्प लेने के बारे में सोचता है। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि होंगमिंग रियलम में जाने वाले रास्ते को खोलना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अब जबकि फैंग फैमिली इंपेरियल सिटी से एक्सपेल कर दिया गया है, इसीलिए अब उसे यूज करने का क्वालिफिकेशन भी हम लोग हो चुके हैं। हालांकि बारबेरियन के बीस्ट गॉड सिटी में जाने की एक रास्ता तो है, लेकिन बारबेरियन और ह्यूमन रेस एंशिएंट टाइम से ओट पे रहे हैं। उनकी बातें सुनकर फैंग थोड़ा सा एक्साइटेड होकर कहता है कि आप बोल रहे हैं कि बीस्ट गॉड सिटी में होंगमिंग रियलम में जाने के एक पैसेज है। वो कहते हैं हाँ है तो, लेकिन वो लोग हमें कभी भी जाने नहीं देंगे। फैंग अपने वर्चुअल ड्रैगन को दिखाते हुए कहता है अगर मैं इसके साथ जाऊं तो। उस ड्रैगन को देखकर एंसेस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पैट्रियट कहते हैं कि अगर तुम इस वर्चुअल ड्रैगन को लेकर जाओगे तो एंटर करना इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि होंगमिंग रियलम इजी नहीं है, वो काफी ज्यादा चाओटिक प्लेस है। वहाँ का कंपटीशन 93 कॉन्टिनेंट से काफी ज्यादा हार्श होता है। फैंग कहते हैं कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं गुड न्यूज लेकर आऊंगा। ये बोलकर वो अपने घर चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी को वही सब पॉइजनस ग्रास खिला रहा होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा कड़वा होने के कारण मेंगियर खाने से मना कर रही होती है। वो सब देखकर फैंग उससे कहते हैं कि ये आखिरी है, इसे खाने के बाद तुम्हें कुछ और खाना नहीं पड़ेगा। उसकी बात सुनकर किंगवू उसे बेमिंग अकाउंटिंग देते हुए उसे धीरे धीरे खाने के लिए कहती है, इसलिए उसकी बेटी उसे खाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब वो खाती है तो उसे पता चलता है कि वो काफी ज्यादा मीठा होता है, जिससे वो काफी ज्यादा उससे आसानी से निकल जाती है। वो देखकर फैंग थोड़ा सा चिंता करने लगा होता है कि क्या उससे ऐसा निकलना ठीक होगा। तभी उसका पोजन किंग बॉडी एक्टिवेट होने लगा होता है, जिससे फैंग सप्रेस करने जाता है, लेकिन उससे पहले किंगवू उसे रोकते हुए कहते हैं कि वो सुप्रीम पोजन बॉडी को एक्टिवेट कर रही है। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगा होता है तो क्या इसका मतलब अब वो इस बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। तभी बाहर में दिखाते हैं जहाँ पर एक अनजान बंदा स्पेस को क्रैक करके वहाँ पर आते हुए कहता है कि फाइनली तुम मुझे मिल ही गई। ये बोलकर वो आगे बढ़ता है, लेकिन शील्ड को देखकर वो ज़्यादा चौंकता नहीं है। तभी वहाँ पर फैंग फैमिली का पैट्रियट जाते हुए कहते हैं कि ये हमारा घर है, यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो बंदा उसकी बातों को इग्नोर करके काफ़ी आराम से एक ही उंगली से उसका शील्ड को काट देता है और काट कर छोटा सा जगह बनाकर उसके अंदर आने लगा होता है। जो देखकर पैट्रियट काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और सोचते हैं कि इस शील्ड को तो एम्परर सोल्जर भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, लेकिन ये कैसे कर दिया है, आखिर ये बंदा है कौन। तभी वहाँ पर फैंग फैमिली के एंसेस्टर भी आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे कि वो बंदा काफ़ी आसानी से ख़त्म करते हुए कहता है कि अगर मैं आना चाहूँगा तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। उसका उतना ज़्यादा पावर को देखकर एंसेस्टर भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। तभी वो बंदा आकर मेंगियर की तरफ बढ़ने लगा होता है। वो देखकर फैंग उसके सामने आकर उसे रुकने के लिए कहता है। उसे देखकर वो बंदा कहता है तो क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो। तभी फैंग अपना ड्रैगन सील को निकाल देता है, जिससे देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और फैंग का पेट बॉल को देखकर वो और ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर ये इस जगह पर अपीयर हुआ कैसे है। तभी वहाँ पर पैट्रियट, एंसेस्टर और ग्रेट एल्डर नीचे आकर उससे पूछने लगा होता है कि आखिर तुम कौन हो और हमारे जगह पर आने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया। वो बंदा मेंगियर की तरफ
इशारा करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर उसे लेकर जाने के लिए आया हूँ। फैंग उससे कहता है कि मैं अपनी बेटी को तुम्हें नहीं लेकर जाने दूंगा। वो बंदा कहता है कि मुझे उसे यहाँ से लेकर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो काफ़ी कम एज में ही मारी जा सकती है। फैंग उससे कहता है कि तुम बोल रहे हो कि वो मारी जाएगी, ये तो इम्पॉसिबल है। वो दुनिया का सबसे जहरीला जहर को खा ली है और सुप्रीम पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर सकती है, इसलिए वो मारी कैसे जा सकती है? तुम सिर्फ फालतू का बहाना बनाकर उसे यहाँ से लेकर जाने की कोशिश कर रहे हो। सुप्रीम पॉइजन बॉडी के बारे में सुनकर फैक्ट्रिया जो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं, तो इसीलिए फैंग पॉइजन किंग को जमा कर रहा था। कहीं इसका मतलब मेंगेर में सुप्रीम पॉइजन मास्टर जैसे एग्जिस्टेंस तो नहीं है ना? वहीं पर उनकी बातें सुनकर वो बंदा कहता है कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, उसे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका पूरा बॉडी में पॉइजन भर जाएगा और वो एक्सप्लोड भी हो सकती है। उसकी बातें सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। तभी किंग वो उससे पूछती है कि क्या मैं भी उसके साथ जा सकती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा यंग है और मुझे उसका ख्याल रखना है। वो बंदा कहता है कि अगर तुम इंसिस्ट करोगे तो जाने इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है। तभी फैंग उससे रोकते हुए कहता है कि तुम उस पर विश्वास कैसे कर सकती हो, वो एक बहुत ही बड़ा झूठा है। किंग वो उससे कहती है कि अगर उसका बात 10% भी सही निकला तो क्या तुम मेंगेर का लाइफ को दाव पर लगाना चाहोगे? अगर वो झूठ भी कह रहा है तो भी मुझे जाकर पता करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो उसके साथ जाने लगी होती है और जाते हुए कहती है मुझे वापस लेने जरूर आना। वो देखकर फैक्ट्रेज उससे कहता है कि तुम उसे उन्हें लेकर जाने क्यों दिए? फैंग उससे कहता है कि अगर उन्हें थोड़ा सा भी खरोच आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी पैट्रेज उससे पूछते कि अब तुम्हारा अगला प्लान क्या होगा, क्या तुम साउथर्न सिटी जा रहे हो? फैंग कहते हैं कि पहले मैं जिन डायनेस्टी का जुआन सिटी जाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो सोचते हैं कि जिन अपोनेंट से मैं अभी मिला हूँ उनका पावर मेरे इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा है, इसलिए मुझे जुआन सिटी के एंशिएंट रूइन में जाकर उस ब्लैक बॉक्स का सच पता करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे वर्चुअल मार्शल आर्ट बॉडी से रिलेटेड है। मेरे अभी के ताकत के दम पर एंशिएंट रूइन टॉम में एंटर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। फैंग की बातें सुनकर पैट्रेज कहता तो ठीक है, मैं किसी को अरेंज कर रहा हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए, लेकिन वो मना करते हुए कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ब्रदर लिन होई को अपने साथ लेकर जाऊँगा। इसके बाद अगले समय जुआन सिटी के एंशिएंट रूइन को दिखाते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइट चल रहा होता है और एक बंदा अपने होली मास्टर से कहता है कि यहाँ पर 2 डेसोलेटेड बीस्ट है जो कि मार्शल किंग के फर्स्ट लेवल में पहुँच गए हैं। होली मास्टर कहते हैं कि हम लोग 10 है, अगर हम लोग अच्छे से कोऑपरेट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये बोलकर वो लोग सभी बिस्ट से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सभी बिस्ट से ताकतवर बिस्ट निकल जाता है, जिससे देखकर वो लोग एक साथ हमला करने वाले तो होते हैं, लेकिन उससे पहले ही एक और उसी लेवल का बिस्ट निकल जाता है, जिससे देखकर होली मास्टर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और सोचते हैं कि सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। एक ही बिस्ट से डील करने में हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी और यहाँ पर तो एक और आ गया है, अगर वो दोनों ही एक साथ अटैक कर देते हैं तो मुझे डर है कि यहाँ पर मौजूद कोई भी लोग बच नहीं पाएगा। तभी उनसे फाइट करते करते कुछ लोग होली मास्टर से भागने के लिए पूछते हैं और जल्दी से डिसीजन लेने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ का सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं होता है। उनकी बातें सुनकर होली मास्टर सोचता है तो क्या इसका मतलब यही हमारा डेस्टिनी है? लेकिन तभी उन्हें एक रोड सुनाई देती है, वो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर ऊपर देखने लगे होते हैं। वहीं पर वो आवाज़ सुनकर सभी बिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहीं पर ऊपर में दिखाते हैं जहाँ पर फैंग अपने ड्रैगन पर बैठकर आ रहा होता है। उस ड्रैगन को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन उस पर 2 लोगों को बैठा देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा और चौंक जाते हैं। तभी होली मास्टर फैंग हाउ का पहचान कर कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं पर फैंग हाउ सभी लोगों को रास्ते पर से हटने के लिए कहता है और लिन हुई से कहता है कि उन्हें एक एक करके बेस्ट को खत्म करे। ये सुनकर लिन हुई जाकर आराम से शेर वाले बेस्ट का काम तमाम कर देता है, जो देखकर होली मास्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर लिन हुई वापस जाकर फैंग से कहता है अब तुम्हारी बारी आ गई है। ये सुनकर फैंग सोचता है कि ये बंदा तो सच में कमाल का है, अगर ये अपना स्वॉर्ड को मेरे तरफ ड्रॉ कर देगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं सह भी पाऊंगा या फिर नहीं। ये बोलकर वो जान ही वाला होता है कि तभी उसका बिस्ट डर के मारे वहां से भाग जाता है। वो देखकर फैंग उसमें एंटर करते हुए कहता है कि मैं पहले जाता हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। ये बोलकर वो उस टॉम में एंटर कर जाता है, जो देखकर होली मास्टर थोड़ा हैरानी से कहता है कि वो तो सच में अकेले चला गया है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर उसके सामने एक कॉफिन होता है, जिससे देखकर वो सोचने लगा होता है कि आखिर वो किसका कॉफिन है। फैंग अपना आसपास का पेंटिंग को देखकर उसी कॉफिन की तरफ बढ़ने लगा होता है, जिसका ऑरा देखकर फैंग सोचता है कि शायद वो किसी स्ट्रॉन्ग वॉरियर का होगा। उस कॉफिन का सप्रेशन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जो देखकर फैंग सोचता है कहीं वो सेंट का तो नहीं है ना, लगता है कि सिर्फ जानतेन का मेथड का यूज करके ही वो आगे बढ़ सकता है। ये सोचकर वो उसका पावर का यूज करके आगे बढ़ने लगा होता है और काफी ज्यादा मेहनत करके उसके पास पहुंचकर उसके सामने बो डाउन करके अपने बारे में बताकर कहता है कि मैं वर्चुअल मार्शल आर्ट बॉडी का सीक्रेट को ऑब्टेन करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो जैसे उस कॉफिन को छूता है वो काफी ज्यादा ठंडा होता है, जिससे फैंग हाउ पूरी तरह से जम जाता है। वो देखकर उसका लिटिल बॉय जल्दी से उसका बॉडी में से बाहर निकल जाता है, जिससे वो नहीं जमता है। वहीं पर फैंग हाउ के कॉन्सियसनेस को दिखाते हैं, जहाँ पर वो एक अजीब सा जगह पर पहुंच गया होता है। वो देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कौन सी जगह पर पहुंच गया है और वो ये सोचता
सोचता है कि शायद वो उस जगह के अंदर में आ गया है, लेकिन अचानक वहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है जिससे वो नीचे बैठ जाता है और उसे वर्चुअल मार्शल आर्टिस्ट का बॉडी के बारे में इन्फॉर्मेशन बताया जाने लगा होता है। इसीलिए वो बैठकर मेडिटेट करके उसके बारे में सुनने लगा होता है। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन हुई अभी भी उस ड्रैगन पर बैठा होता है और उस ड्रैगन को देखने के लिए काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आ गए होते हैं। तभी वो ड्रैगन मूव होने लगा होता है, जो देखकर लिन हुई को समझ में नहीं आता है कि आखिर इसे हो क्या गया है। तभी उस एंशिएंट रूइन में से फेंग हाउ लाइट के साथ बाहर निकल जाता है और उन्हीं बातों को दोहराने लगा होता है जो कि वो वहाँ पर सुना होता है, जिससे उसे पता चलता है कि वर्चुअल मार्शल आर्ट बॉडी एक केओस का बॉडी है जिससे कंट्रोल करने के लिए उसे 9 पोल की जरूरत होगी। वो सब दोहराने पर फेंग को पता चल जाता है कि वो उसे कैसे कंट्रोल कर सकता है। वो जानने के बाद फेंग काफ़ी ज़्यादा खुशी से हंसने लगा होता है, जो देखकर लिन हुई कहता है कहीं वो पागल पागल तो नहीं हो गया है ना। वहीं पर फेंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो नीचे आकर होली मास्टर से बातें करने लगा होता है और इस बार में थोड़ा जल्दी में आया था इसलिए कुछ गिफ्ट लेकर नहीं आ पाया। ये बोलकर वो उसे 10 मिलियन क्रिस्टल देते हुए कहता है कि यूयू गैम्बलिंग हाउस का ख्याल रखिएगा और आगे कहता है अगर आप कोई मुसीबत में पड़ जाते हैं तो हेल्प के लिए शाइलम किंगडम जा सकते हैं। इतना बोलकर वो जाने लगा होता है, लेकिन होली मास्टर उसे रोकते हुए पूछता है कि तुम यहाँ पर कुछ और देर रुक क्यों नहीं सकते हो। फेंग वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे भी बहुत ही काम है। ये बोलकर वो चला जाता है और जाते हुए वो उससे होंगमेंग रियलम का पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ लेता है। लिन हुई बताता है कि वहाँ पर 3 इमोर्टल, 4 पैलेस, 8 फैमिली और 10 एम्परर है। वो सुनकर फेंग पूछता है तो क्या इसका मतलब अगर हम लोग श्वांतियन पैलेस को 3 इमोर्टल, 8 फैमिली और 10 एम्परर से कंपेयर करते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे वीक कौन होगा। वो बताते हैं कि 10 एम्परर थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन किसी को भी उनका बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता है, इसलिए कोई भी आसानी से उनके अगेंस्ट वॉर नहीं कर देता है। हालांकि जितना भी ताकतवर लोग उन्हें प्रोवोक करने की कोशिश किया है वो लोग बच नहीं पाए हैं। उसकी बातें सुनकर फेंग सोचता है कि यान किंग का फैमिली भी जरूर 8 फैमिली में से एक होगा। ये सोचकर वो उससे दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि बारबेरियन ट्राइब काफी जितना पावरफुल है और वहाँ पर भी 5 नोबल ट्राइब भी है, लेकिन फिर भी वो हमारे ह्यूमन सेंचुरी जितना लार्ज क्यों नहीं है। लिन हुई आगे बढ़ते हुए बताता है मैंने सुना है कि उनका एक वीकनेस है और उसी वीकनेस के कारण इंसान इस कॉन्टिनेंट का रूलर है। तभी उन दोनों को 2 बारबेरियन रोकते हुए कहते हैं कि हमारा बारबेरियन टेरिटरी में ट्रीस पास करने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया। फेंग उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने ब्रदर यून हाउ से मिलने के लिए आया हूँ, उससे जाकर कह दो कि फेंग हाउ उससे मिलने के लिए आया है। उसकी बातें सुनकर एक बारबेरियन उस पर हमला करते हुए कहता है कि अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे पंच को ब्लॉक करना होगा। फेंग उसका पंच को डॉज करते हुए पूछते कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैंने यून हाउ से सुना कि तुम काफी ताकतवर हो, इसलिए मैं तुम्हारा पावर खुद ही देखना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर फेंग कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये बोलकर वो अपना किली में खा देता है, जो देखकर पैट्रियस थोड़ा सा चौंक जाता है और इसके बाद वो उसे लेकर जाने लगा होता है। फेंग उसके साथ जाते हुए यून हाउ से पूछ लेता है कि बारबेरियन का ट्राइब कंपटीशन आने में और कितना दिन बच रहा है। वो बताता है कि उससे आने में 10 दिन और बच रहा है। वो जानने के बाद फेंग उससे होंगमेंग रियलम के पैसेज के बारे में पूछता है। उसकी बातें सुनकर यून हाउ उससे पूछता है कि होंगमेंग रियलम क्या है। वैसा जवाब सुनकर फेंग सोचता है तो इसका मतलब ये होंगमेंग रियलम के बारे में नहीं सुना होगा। ये सोचकर वो उससे पूछता है तो क्या तुम ये जानते हो कि साउथर्न सिटी कहाँ पर है। साउथर्न सिटी के बारे में सुनकर वो कहता है कि हम लोग वहीं पर है। तभी फेंग उसका साउथर्न पैलेस को देखकर सोचता है कि लगता है कि उसे खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। इसके 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून हाउ उसे लेकर जाते हुए कहते हैं कि कंपटीशन के कारण सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं और अपना बीस्ट गॉड टेंपल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो हमारा बारबेरियन साउथर्न पैलेस है। उस टेंपल पर 5 सेक्रेट बीस्ट का स्टैचू होता है। उसे देखकर फेंग सोचते हैं कि उन 5 में से 3 का पावर मुझे मिल गया है और अब सिर्फ फिनिक्स और व्हाइट टाइगर ही सिर्फ बच रहा है। तभी उनका टेंपल का दरवाजा खुलता है और अंदर में एक बहुत ही बड़ा स्टैचू होता है, जो देखकर फेंग उसके बारे में पूछ लेता है। यून हाउ बताते हैं कि वो हमारा बारबेरियन ट्राइब का बीस्ट गॉड है। तभी टेंपल का दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है और उसमें से 5 मास्टर निकलते हैं, जिसे देखकर सभी लोग नीचे बैठकर उन्हें ग्रीट करने लगे होते हैं। लेकिन फेंग और लिन हुई थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। वहीं पर 2 इंसानी रेस को देखकर एक मास्टर थोड़ा सा चौंक जाता है और सबसे कहते हैं कि 100 क्लैन कंपटीशन अब ऑफिशियली स्टार्ट होता है। बारबेरियन के सभी डिसेंडेंट अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव कर सकते हैं। वो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगे होते हैं। तभी यून हाउ फेंग को बताते हैं कि इसका रूल काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर 10 अरीना है। अगर तुम आखिरी तक सर्वाइव कर जाते हो और तुम्हें कोई भी चैलेंज नहीं करता है तो तुम बीस्ट गॉड पैलेस में एंटर करने के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। ये बोलकर वो एक अरीना में जाकर एक गोरिल्ला पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे वो गोरिल्ला उसे भी पीटते हुए काफी ज्यादा गुस्से में कहने लगा होता है कि तुम सच में काफी ज्यादा सेमलेस हो। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक चिंपांजी रेस का बंदा अपने ओपोनेंट को हराकर कह रहा होता है कि किसमें इतनी हिम्मत है मुझसे फाइट करने के लिए। उसका पावर देखकर काफी सारे लोग डरते हुए ना जाने के बारे में कहने लगे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो अभी अभी डिवाइन लेवल वाले को पीट दिया है। मुझे लगता है कि सिर्फ यून हाउ और कुछ लोग ही उससे फाइट कर सकते हैं।
उसे देखकर फैंग सोचता है कि वो बंदा उतना भी ताकतवर नहीं है। ये सोचकर वो उससे फाइट करने के लिए चला जाता है। उसे देखकर वो चिंपैंजी उससे कहते हैं कि कभी देखा नहीं है। ये सुनकर बाकी के 2 पैसेज उससे कहने लगे होते हैं कि शायद वो उस रेयर वॉरियर को हमसे छुपा रहा होगा। तभी बकरा क्लान का पैसेज कहता है कि वो बंदा इंसानी रेस का है, शायद वो सेक्रेट बिस्ट क्लीन के इनहेरिटेंस को ऑब्टेन किया होगा। हालांकि उसके पास सुप्रीम स्ट्रेंथ टैलेंट है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से अवेकन नहीं कर पाया है, इसलिए वो यहाँ पर उसे पूरी तरह से अवेकन करने के लिए आया होगा। फानवो पैसेज कहते हैं कि साउथर्न पॉन्ड का डिवाइन वाटर बीस्ट गॉड का हमारा गिफ्ट है, इसलिए हम उससे एक इंसानी बंदे को यूज करने नहीं दे सकते हैं। बकरा पैसेज कहते हैं कि अगर कोई भी 5 रेसेस का टैलेंट को पोजेस करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका रेस क्या है या फिर उसका टैलेंट क्या है, वो डिवाइन वाटर को एंजॉय कर सकता है। वहीं पर अरीना को दिखाते हैं जहाँ पर फैंग उसे आराम से हराकर जीत जाता है। फिर से उन्हें पैसेज को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग फैंग को लेकर बहस करने लगे होते हैं कि उसे डिवाइन वाटर देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। और इस बात पर सभी लोग अग्री करते हैं कि हम उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर वो साउथर्न पूल के स्पोर्ट को जीतना चाहता है तो उसे रोकना इम्पॉसिबल नहीं होगा। तभी शिफानो पैसेज क्लीन पैसेज से कहते हैं कि उसके पास आपका क्लान का स्ट्रेंथ है, इसलिए मुझे लगता है कि आप ही उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लीन पैसेज उसका बात मान लेता है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने एक और ओपोनेंट को हरा दिया होता है। तभी वहाँ पर क्लीन पैसेज को द्वारा भेजा हुआ क्लीन किची नाम का बंदा जाता है, जिससे देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं, क्योंकि वो क्लीन क्लान का यंगर जनरेशन का सबसे पावरफुल होता है और वो फ्यूचर पैसेज का कैंडिडेट भी होता है। वहीं पर उसे देखकर फैंग सोचने लगा होता है कि उसका बॉडी का पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लगता है कि ये टफ बैटल होने वाला है। वहीं पर वो देखकर यून हाउ को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो लोग किची को फाइट करने के लिए क्यों भेज दिए हैं। तभी एक बारबेरियन लिन हुई से कहता है कि मेरी बात मानो तो फैंग हाउ को उससे ना फाइट करने के लिए मना लो, नहीं तो उसका हाथ पैर भी टूट सकता है। लिन हुई उससे कहते हैं कि आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो ठीक होगा, लेकिन मैं उस क्लीन वाले बंदे के बारे में नहीं कह सकता हूँ। जो सुनकर वो बंदा थोड़ा सा चौंक जाता है। वहीं पर अरीना को दिखाते हैं जहाँ पर कीची उससे कहते हैं कि तुम इंसानी बंदे, मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि आसमान कितना ऊंचा है, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ साउथर्न सिटी से बाहर निकलने के लिए। फैंग कहता है माफ करना, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। वो जवाब सुनकर कीचू उस पर हमला करते हुए कहता है अब जबकि तुम्हारा जवाब वो है तो मुझे लात मार के तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। फैंग उसका पंच को अपना थंडर वाले स्किल का यूज करके काउंटर कर देता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और वो दोनों ही दूर हो जाते हैं। और फैंग सोचते हैं कि वो तो काफी ताकतवर निकला। वहीं पर ये देखकर कीची भी सोचते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसका पावर मुझसे कम नहीं है, वो प्योर स्ट्रेंथ भी नहीं है, ना ही उसका क्यों ऑर्डिनरी है, तो आखिर यहाँ पर हुआ क्या। वहीं पर ये देखकर क्लीन पैसेज भी काफी ज्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि वो इंसानी बच्चा अभी तक अपने पावर को पूरी तरह से अवेकन नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी वो मेरे क्लान के नंबर 1 वॉरियर से मैच कर गया है, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वहीं पर कीची को दिखाते हैं जहाँ पर अब वो अपना असली पावर को दिखाते हुए कहता है कि तुम ज्यादा एक्साइटेड मत हो, अब मैं तुम्हें अपना असली पावर दिखाता हूँ। वो देखकर फैंग कहता है कि मैं इसी तरह का फाइट की उम्मीद तो कर रहा था। ये बोलकर वो अपने स्काई मुद्रा वाले स्किल का यूज करके उस पर हमला करने के लिए चला जाता है। वो देखकर कीची भी उस पर अटैक कर देता है। जो देखकर फैंग कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा है, लेकिन ये मेरे लिए काफी नहीं है। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे कीची नीचे गिर जाता है। जो देखकर यून हाउ कहता है मुझे लगा नहीं था कि सिर्फ कुछ ही महीने में वो और ताकतवर बन जाएगा। दूसरी तरफ में वो देखकर क्लीन पैसेज काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बकरा पैसेज कहता है कि वो हेवन और अर्थ का 5 फोर्सेस में से 2 एक्सट्रीम फोर्सेस था और उसमें फैंग फैमिली का एम्परर का स्टार पावर भी था। वो सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं तो क्या वो फैंग फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरा बंदा कहता है कि शायद उसका नाम फैंग हाउ है। तभी अपनी बात को जारी रखते हुए बकरा पैसेज कहता है कि कहीं ये वही फैंग हाउ तो नहीं है ना, जो कि इंपेरियल सिटी का ग्रैंड कंपटीशन में सन गॉड बॉडी का काम तमाम कर दिया था और होंगमिंग रिलम वाले लोगों के विरुद्ध भी फाइट किया था। मुझे लगता है कि उसका जैसा पर्सन साउथर्न सिटी का मेंबर बनने के लिए सूटेड होगा और उसका जैसा टैलेंटेड बंदे से दोस्ती करना बुरा भी नहीं होगा। वहीं पर अरीना को दिखाते हैं जहाँ पर वह कीची को हरा देता है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन उसका कुछ करने से पहले ही वहाँ पर उसका पैसेज आकर उसे बुलाने लगा होता है। कीची कहने लगा होता है कि वो जरूर चीटिंग किया होगा, मुझे उससे फाइट करने दीजिए, लेकिन पैसेज उसे लेकर जाते हुए कहता है तुम हार गए हो और गेम ओवर हो गया है। कीची जाते हुए कहता है कि लेकिन मैं अभी भी हार नहीं माना हूँ। इसके बाद कंपटीशन पूरा हो जाता है, कंपटीशन कंप्लीट हो गया होता है और 10 विनर भी डिसाइड हो जाता है। इसलिए उन विनर्स को बीस्ट गॉड टेंपल में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर जाकर सभी लोग बीस्ट गॉड की स्टैचू को ग्रीट करते हैं और फैंग उससे देखकर सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पहले से कहीं पर देख चुका हूँ। फैंग का वैसा नज़र को नोटिस करके गॉड पैसेज उससे पूछता है तुम्हें क्या हो गया। फैंग उससे बता देता है कि शायद मैं उसे पहले कहीं पर देख चुका हूँ। उसका जवाब में वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, पूरे थियानवो कॉन्टिनेंट में यही एक बीस्ट गॉड का
स्टैचू है, ज़्यादा मत सोचो और मेरे पीछे आओ और नहाने की तैयारी कर लेना। ये बोलकर वो उन सभी लोगों को डिवाइन पूल के पास लेकर जाता है और उन्हें नहाने के लिए बोल देता है, इसीलिए सभी लोग उसमें डुबकी लगाने लगे होते हैं। तभी उसकी नज़र फैंग के ड्रेस पर चली जाती है, जिसे हिलता देखकर वो सोचता है कि शायद उसमें उसका पेट होगा। दूसरी तरफ में फैंग भी उसमें नहाने चला जाता है, जहाँ पर वो बाकियों की तुलना में 3 से 4 गुना ज़्यादा पावर को अब्जॉर्ब कर पा रहा होता है। वहीं पर फैंग का कपड़ा में से उसका दोनों पेट निकल जाता है। वर्चुअल ड्रैगन को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि आखिर ये पर्सन है कौन जिसका पेट खुद वर्चुअल ड्रैगन है। ये सोचकर वो जल्दी से उस ड्रैगन को ग्रीट करने लगा होता है। उसे देखकर ड्रैगन थोड़ा सा रोर कर देता है, जो सुनकर गॉड पैट्रियट सोचते हैं कि शायद वो इसे सीक्रेट रखने के लिए कह रहा होगा। तभी फैंग उसे देखकर कहते हैं कि आप चले जाइए क्योंकि मुझे टाइम लगेगा। इसलिए वो जाते हुए सोचते हैं कि चाहे जो भी हो जाए मैं उसे परेशान नहीं कर सकता हूँ। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग के बॉडी में एक अजीब तरह का टेक्सचर बन गया होता है और अब वो और ज़्यादा पावर को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता है। वो देखकर वो समझ जाता है कि शायद वो पूरा हो गया है, इसलिए अब वो और पावर को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ये सोचकर जब वो अपना पावर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उस कीची बंदे को भी सरपास कर दिया होता है। इसके बाद फैंग उस डिवाइन वाटर को अपने रिंग में भरकर लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर गॉड पैट्रियट आकर कहता है कि डिवाइन वाटर डिवाइन पॉइंट से बाहर जाएगा तो अपना पावर को खो देगा। ह्यूमन रेस सच में काफ़ी ज़्यादा लालची होते हैं। ये सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस होकर उनसे माफ़ी मांगने लगा होता है और सभी लोगों को सोता देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। पैट्रियट कहते हैं कि मैंने अपना टेक्निक का यूज करके उन्हें थोड़ी देर के लिए सुला दिया है ताकि उन्हें पता ना चले कि तुमने अभी भी क्या किया है, नहीं तो बहुत ही बुरा हो सकता था। इतना बोलकर वो उसे अपने साथ लेकर जाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ डिवाइन वाटर के लिए तो आए नहीं होगे, चलो जल्दी से यहाँ पर आने का अपना पर्पस बता दो। फैंग फालतू की बातें ना बोलकर सीधे मुद्दे पर आते हुए कहता है कि मैं होंगमिंग रिलम जाना चाहता हूँ, सिर्फ वहीं पर जाने से मुझे लाइट अलायंस को खत्म करने का चांस मिलेगा। पैट्रियट कहते हैं कि मैंने इंपेरियल सिटी वाला फैंग फैमिली के बारे में सुना है और लाइट अलायंस वालों ने सच में लोगों को काफी अच्छे तरीके से बेवकूफ बना दिया है। मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, कल टेंपल में आ जाना। फैंग उसके लिए थैंक्स बोलकर सोचता है कि आखिर ये पैट्रियट उस वर्चुअल ड्रैगन से इतना डर कैसे सकता है, तो शायद इसका मतलब ड्रैगन का स्टेटस उससे हाई होगा। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग उसके टेंपल में पहुंच जाते हैं और सामने में मौजूद एक बहुत ही बड़े दरवाजे को देखकर वो बताता है कि उसे खोलने के लिए 5 पैट्रियट की जरूरत पड़ती है। इतना बोलकर वो लोग जाकर एक साथ मिलकर अपना पावर का यूज करते हैं और यूज करके उस दरवाजे को खोल देते हैं। खोल लेने के बाद वो लोग उसमें एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर होंगमिंग रिलम में जाने का टेलीपोर्टेशन एरिया होता है और फैंग को एक सोर्स स्टोन नाम का स्टोन देते हुए कहता है कि इसे एरिया के बीच में डालने पर वो एक्टिवेट हो जाएगा। उस स्टोन को देखकर फैंग सोचता है कि इसका जैसा चीज का कीमत सच में काफी ज्यादा होगा। ये सोचकर वो जाकर उस स्टोन को उस टेलीपोर्टेशन एरिया में डाल देता है। इसके बाद अब होंगमिंग रिलम का एक नदी को दिखाते हैं, जहाँ पर 3 लड़कियां नहा रही होती है और एक कहते हैं कि तुम बोली हो कि यहाँ पर एक भी लड़का नहीं होगा ना। दूसरी लड़की कहते हैं कि ये मेरा हुआंग क्लैन का रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसलिए यहाँ पर कोई भी लड़का आ ही नहीं सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर फैंग ऊपर से नदी में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसे देखकर वो सभी लड़कियां काफी ज्यादा चौंक गई होती है और एक कहती है कि देखकर तो वो काफी ज्यादा इंजर्ड लग रहा है, लेकिन दूसरी उस पर हमला करने के लिए तैयार होते हुए कहती है कि ये सिर्फ एक ठरकी है, मैं अभी इसका काम तमाम कर देती हूँ। लेकिन शोयू नाम की लड़की उसे रोकते हुए कहती है कि ऐसा मत करो, मुझे लगता है कि उसे काफी ज्यादा चोट आई है। ये सुनकर ऑरेंज हेयर वाली उसे टीच करते हुए कहने लगी होती है कि अब ये मत कहना कि ये तुम्हें पसंद आ गया है, अगर ऐसी बात तो ठीक है मैं इसे नहीं मारूंगी। उसका ऐसा बात सुनकर वो काफी ज्यादा शर्माते हुए कहने लगी होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ऑरेंज हेयर वाली लड़की फैंग से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाली हूँ, इसलिए चलो जल्दी से उठ जाओ। लेकिन जब वो नहीं उठता है तो वो उसके पास जाकर चिल्लाने लगी होती है, लेकिन वो फिर भी नहीं उठता है, इसलिए वो उस पर अटैक करने वाली होती है। लेकिन उससे पहले ही फैंग उसका हाथ पकड़कर नींद में ही उसे लेकर जाने लगा होता है, जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बाकी के लोग भी उसे छोड़ देने के लिए कहने लगी होती है। तभी फैंग होश में आकर उससे पूछने लगा होता है कि तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ पर है। और वो पूरी तरह से होश में आकर उसे देखकर अपना आंख ढकने की कोशिश करते हुए माफी मांगने लगा होता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। इन सबसे ऑरेंज हेयर वाली अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगी होती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम जानबूझ के किए हो या फिर नहीं। ये बोलकर वो अपने फिनिक्स वाले स्किल से हमला कर देती है। फैंग उससे बचकर भागते हुए उससे अभी भी माफी मांग रहा होता है। ये बोलकर वो वॉइड में गायब हो जाता है। वो वाला स्किल देखकर वो लोग कहने लगे होते हैं शायद वो ड्रैगन क्लान से होगा। ऑरेंज हेयर वाली लड़की काफी गुस्से में कहती है कि अगर वो सच में ड्रैगन क्लान से है तो मेरा हुआंग क्लान को फॉरबिडन एरिया में एंटर करने के लिए उसे मरना ही होगा। उसकी बातें सुनकर शोयू कहती है कि अगर ये सच है तो कहीं वो एल्डर का टारगेट ना बन जाए। ये बोलकर वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं, जहाँ पर वो एक बहुत ही बड़े पेड़ पर जाकर थोड़ा सा चैन की सांस लेते हुए सोचता है कि यहाँ के लोग तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल निकले, अब पता नहीं लिन हुई कहाँ पर है, टेलीपोर्टेशन एरिया हमें सही जगह पर नहीं भेजा है। फैंग वो सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर शोयू उसके पास आ जाती
है, जिससे देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागते हुए कहने लगा होता है कि मेरा सच में वैसा कुछ भी मतलब नहीं था, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग मुझे माफ़ कर दोगी। शो यू उससे रोकते हुए कहते हैं कि भागना बंद कर दो, नहीं तो एल्डर तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। वो सभी लोग सेंट रिलम में है। सेंट सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि यहाँ पर सिर्फ ब्यूटी ही नहीं है बल्कि सेंट भी है। तभी अपने और किसी को आता देखकर शो यू काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहने लगी होती है कि तुम जल्दी से छुप जाओ, एल्डर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। फैंग काफ़ी हैरानी से कहने लगा होता है कि यहाँ पर छुपने का कोई जगह तो है ही नहीं। शू यू उसे नदी में छुपा देती है। तभी वहाँ पर एल्डर शू लैन आकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं अभी अभी एक इंसानी ऑरा को सेंस की थी, लेकिन वो अचानक गायब हो गया है। शू यू थोड़ी सी नर्वस होते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन मैं तो किसी इंसान को देखी ही नहीं हूँ। ये बोलकर वो सोचती है कि एल्डर सोच रही होगी कि गायब हुआ पर्सन ड्रैगन क्लान का मेंबर होगा। वहीं पर पानी के अंदर में फैंग को दिखाते हैं, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, आखिर ये लड़की मेरी हेल्प क्यों कर रही है। दूसरी तरफ एल्डर को दिखाते हैं, जहाँ पर वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि ये मेरा फिनिक्स क्लान का फॉरबिडन एरिया है, यहाँ पर कोई भी आउटसाइडर एंटर कर ही नहीं सकता है, शायद मुझसे गलती हो गया होगा। उसकी बातें सुनकर फैंग सोचता है क्या फिनिक्स क्लान। ये सोचकर वो अपने मन में कहते हैं कि एंशिएंट रिकॉर्ड के अनुसार फिनिक्स पर लेकर मैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, अगर मैं जाती हूँ तो मैं क्रिमिनल और ट्रेटर कंसिडर की जाऊंगी। ये सुनकर फैंग अपना ड्रैगन को निकालकर उसे लेकर जाते हुए कहते हैं कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी वजह से पनिश नहीं होने दूंगा। ये बोलकर वो लोग वॉइड में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो एल्डर वहां पर पहुंच जाती है और किसी को भी वहां पर ना पाकर वो समझ जाती है कि वो वॉइड वाला पावर का यूज करके भागे होंगे। वो जानकर वो खुद से कहते हैं कि शो यू तुम एक स्ट्रेंजर के हेल्प भागने में करके क्लान का ट्रेटर बन गई हो। इसके बाद अगले समय वहां का बीस्ट गॉड टेंपल को दिखाते हैं, जहां पर वहां का मेन पैट्रियट चानवो कॉन्टिनेंट का पैट्रियट से बात करके हैरानी से कहता है क्या ये सच है कि वो इंसानी रेस का बंदा है। ये बोलकर वो सोचते हैं कि अगर वो चानवो कॉन्टिनेंट के मास्टर के साथ आया है तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये सोचकर वो अपने लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग ध्यान से सुन लिए हो ना, हमें जल्दी से उस इंसानी बंदे को ढूंढना होगा और हम उसे जरा से भी खरोच नहीं आने दे सकते हैं। उनकी बातें सुनकर एक लड़की पूछती है कि वो इंसान कहाँ पर अपीयर होगा और उसके पास कैसा सिंबल है, उसका पावर कैसा है, हम लोग उसे पहचानेंगे कैसे। वो बताते हैं कि उसके पास एक वर्चुअल ड्रैगन है। इसके बाद अगले समय उन लोगों को दिखाते हैं जहां पर फिनिक्स क्लान का फॉरबिडन एरिया से निकलने के बाद वो लोग 30 से ज्यादा सिटी पार कर लिए होते हैं और अब जबकि बारबेरियन सिटी में अपनी मर्जी से एंटर नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो लोग इंसानी सिटी में जा रहे होते हैं। और फैंग उससे कह रहा होता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा क्लान भेजने में जरूर हेल्प करूंगा। लेकिन तभी गार्ड उन दोनों को रोकते हुए पूछता है कि क्या तुम लोग बारबेरियन ट्राइब से बिलोंग करते हो। फैंग उससे एक स्टोन देते हुए कहता है कि ये मेरी फ्रेंड है, मैं आशा करता हूँ कि ये स्टोन काफी होगा। वो गार्ड उस स्टोन को लेते हुए कहते हैं कि अपनी दोस्त की चिंता अब तुम मत करो, एम्पायर में फिनिक्स बीस्ट आ गया है, इसलिए सभी बारबेरियन को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसलिए हमें तुम्हें रोकना पड़ा। फिनिक्स बीस्ट के बारे में सुनकर शोयू थोड़ी सी चौंक जाती है। उसका वैसे एक्सप्रेशन देखकर फैंग उसे एक और स्टोन देते हुए पूरा सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, इसीलिए वो सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगता है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में तब तक के लिए